रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 18 शेखावत मेंशन। जश्न और अति दोनों फिलहाल अपने रूम में थे। अति बेड पर बैठी हुई थी और जश्न अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला था। उसने अपने कपड़े पहने हुए थे, वो बस क्विक शॉवर लेने गया था और आज वो अपने कपड़े भी वॉशरूम में लेकर गया था। ये बात अति के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब जश्न पूरी तरह से उससे डिस्टेंस बना रहा हो। वो अपनी बॉडी तक को भी अति से छुपा कर रखना चाहता था, जैसे ना जाने अगर अति उसे देख लेगी तो क्या ही हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जश्न के दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर वो यहाँ पर बाहर कपड़े चेंज करेगा तो अति उसके पास आएगी और एक बार फिर से अपनी हरकतें करने की कोशिश करेगी, जो जश्न नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अति उसे मनाए, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे वो उसे मना रही है। उसका अति के साथ रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशन पर डिपेंड नहीं करता था। वो अपनी बेबी डॉल को बहुत प्यार करना चाहता था। अपनी बेबी डॉल को प्यार करने की हसरत हर वक्त उसके दिल में रहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे सिर्फ अपनी बेबी डॉल के जिस्म से प्यार था। उसे अति से प्यार था और वो चाहता था कि अति अब अपनी जिंदगी में थोड़ी मैच्योरिटी लाए। इसके लिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा था, पर उसे नहीं पता था कि उसके स्ट्रिक्ट होने के चक्कर में दूसरे लोग कैसे उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर आकर उसने अपने बालों को सेट किया और फिर रूम से बाहर निकलने लगा। उसने एक नज़र अभी भी अति की तरफ नहीं देखा था। वो अभी भी बेड पर बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि कभी तो जश्न की नज़र उस पर आएगी, लेकिन जश्न ने तो जैसे अपना दिल पत्थर ही कर लिया था। जब अति ने उसे बाहर निकलते हुए देखा तो वो हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराई और फिर अपनी जगह से उठकर जश्न के पीछे पीछे बाहर की तरफ आई। जश्न सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ आ चुका था, जहां डाइनिंग टेबल पर खाना लगने वाला था, और उसके वहां पहुंचने से पहले ही बाकी सब लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे। बाकी सबके चेहरों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन आज अंशिका का चेहरा एकदम किसी फूल की तरह खिला हुआ था। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी और उसे देखते हुए अति के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा झलक रहा था। उसका बस चलता तो अब तक तो वो अंशिका की जान ले चुकी होती। वो भी नीचे की तरफ आई और आकर जश्न के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। वो जश्न के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाकर बैठी थी ताकि जब भी वो अंशिका की तरफ देखे तो उसे पता चल जाए, लेकिन फिलहाल जश्न अंशिका की तरफ देख नहीं रहा था। अचानक ही अब जश्न ने अति की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अपना खाना शुरू करो। उसकी बात सुनकर अति तुरंत बोली, क्यों? मेरी नजरें आपको परेशान कर रही है? क्या आप चाहते हैं मैं आप पर से अपनी नजरें हटा लूं ताकि आप किसी और को अच्छे से देख पाए? उसे देखे बिना रह नहीं पा रहे होंगे ना आप? ये बोलते हुए उसने एक नज़र अंशिका की तरफ देखा तो जश्न की नजरें भी खुद ब खुद अंशिका की तरह उठ गई। अब उसने वापस अति की तरफ देखा और गुस्से से बोला, कहना क्या चाहती हो? अति व्यंग्य से बोली, आप सच में वो सुन पाएंगे जो मैं कहना चाहती हूँ? जश्न अब थोड़ा और ज्यादा गुस्से से बोला, जो भी बोलना हो लिमिट में रहकर बोलना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ ऐसा बोल दो जो मुझसे बर्दाश्त ना हो, फिर चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अति अब व्यंग्य से हंसते हुए बोली, और खराब होना रहा ही क्या है जश्न जी, जिसके बारे में अब मैं सोचूं? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये बोलते हुए उसने जोर से उस प्लेट को नीचे जमीन पर फेंक दिया और फिर गुस्से से वहां से उठकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर रूम की तरफ चली गई। जश्न ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा। वो भी वहां से उठने वाला था, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर वो अपनी जगह पर बैठा रहा। अंशिका तुरंत बोली, मुझे नहीं पता मिस्टर शेखावत, अति मेरी तरफ क्यों देख रही थी? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अपना खाना खाओ। ये बोलते हुए उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी और वही अति जो ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी थी, उसने अपने हाथ रेलिंग पर कस दिए। अब तो उसे जश्न पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वहीं दूसरी तरफ जश्न खाने की तरफ देखते हो बोला, तुम बहुत गलत कर रही हो बेबी डॉल। जितना मैं तुम्हें मैच्योर बनाना चाहता हूं, तुम उतनी ही इमैच्योर हरकतें कर रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग से काम लो, तुम चीजों को समझो, लेकिन तुम उन्हें समझने की बजाय और ज्यादा खराब कर रही हो। पर अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ ही नहीं रही तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यूं ही रहना है तो तुम्हारी मर्जी, पर मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी डॉल के लिए है, जो मासूम बेशक से है लेकिन समझदार थी। ये जो जिद्दी और गुस्से वाली अति है, ये मुझे भी नहीं चाहिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशंस थे। उसका खाना खाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था और उसे खाना खाते हुए देख अति को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी।
बाकी सब जो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे वो भी हैरान थे। अंशुल भी हैरान हो रहा था कि अति अंशिका की तरफ क्यों देख रही थी और अति और जश्न के बीच लड़ाई किस चीज को लेकर है, लेकिन फिलहाल उसे भी खाने पर ध्यान देना था क्योंकि जश्न के उठते ही उनके सामने से भी प्लेट हटने वाली थी। तकरीबन 10 मिनट बाद जश्न ने अपना खाना फिनिश किया और बाहर गार्डन एरिया की तरफ चला गया। उसका थोड़ा टहलने का मन था। वही अति जो उसका इंतजार कर रही थी। जब काफी वक्त तक जश्न रूम में नहीं आया तो वो रूम से बाहर निकली और उसकी नजर सीधा डाइनिंग टेबल पर गई, जो ऊपर फ्लो से ही दिखाई दे देता था, लेकिन वहां पर जश्न नहीं बैठा था। अति ने वही साइड से गुजर रही एक सर्वेंट से पूछा, जश्न जी कहाँ है? वो सर्वेंट झट से बोली, वो तो बाहर गार्डन एरिया में गए हैं, उनके साथ अंशिका मैडम भी है। अंशिका का जिक्र जश्न के साथ सुनकर ही अति ने गुस्से से जबड़े कस लिए। वो मुठियां कसते हुए बोली, आज तो मैं आपको छोड़ेगी नहीं। ऑफिस में भी आप उसके करीब जा रहे थे और अब घर पर भी आकर आपसे रुका नहीं गया। आप उसके साथ बाहर वक्त बिता रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बोलते हुए वो तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए, लेकिन अचानक ही उसका पैर स्लिप हुआ और वो जोरों से दर्द से चिल्लाई, आह! उसके चिल्लाने की आवाज ना पूरे मेंशन में बल्कि बाहर गार्डन तक भी गूंज गई थी। उसकी आवाज सुनकर जश्न तुरंत तेज कदमों से अंदर की तरफ आया। अति, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने पैर को अपने हाथों में पकड़कर सीढ़ियों पर बैठी थी, मुश्किल से उसने रेलिंग को पकड़ा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से गिरने से बच गई, लेकिन अभी भी उसके पैर पर चोट लगी थी। उसका पैर मुड़ गया था, शायद उसके पैर पर मोच आ गई थी, जिसकी वजह से उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। जश्न के कदमों की आहट सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो तेज कदमों से उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे ही अंशिका भी आ रही थी, जो अपनी नाइटी के बटन बंद कर रही थी। और अब अंशिका अति के पास ना आकर सीधा अपने रूम की तरफ भाग गई। उसे यूं अपने रूम में जाते हुए देख अति के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा झलकने लगा। जश्न अति के पास आया और बोला, क्या हुआ? ये बोलते हुए वो उसके पैर को छूने ही वाला था कि अति ने अपने हाथ से उसका हाथ दूर झटक दिया और अगले ही पल अपनी जगह पर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर पर थोड़ा सा जोर डाला, एक बार फिर से उसकी दर्द से चीख निकल गई। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? जब पता है कि चोट लगी है तो खुद से उठने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं हूं ना हेल्प करने के लिए। अति गुस्से से बोली, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प। जाकर उसे अपनी हेल्प दीजिए, जिसे आजकल आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, अपना वक्त, अपना प्यार, अपना सब कुछ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। जश्न तुरंत बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि बकवास ही कर रही हो और मुझे इस बकवास में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं। ये बोलते हुए उसने अति का हाथ पकड़ लिया। अति गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। ये बोलकर जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाना चाहा, जश्न ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। अति के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई। गिरने के डर से उसके हाथ खुद ब खुद जश्न के कंधों पर आ गए थे, लेकिन उसने तुरंत अपने हाथों को साइड हटा लिया और नीचे की तरफ कर लिया। जश्न ने उसकी इस हरकत को अच्छे से नोटिस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। अभी फिलहाल सिर्फ उसे अति को रूम में वापस लेकर जाना था। बेशक से वो अपने और अति के बीच एक दूरी मेंटेन कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे प्रॉब्लम में अकेला छोड़ देगा। इस वक्त अति की हालत सच में खराब थी। वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं थी। जश्न उसे लेकर अपने रूम में आया और उसे बेड पर लिटाकर खुद कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। उसे कैबिनेट की तरफ जाते हुए देख अति समझ चुकी थी कि वो उसके लिए दवा लेने गया है, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि वो अब जश्न से कोई हेल्प नहीं ले। वो जब उसे प्यार नहीं दे सकता तो उसे इस फालतू दिखावे की जरूरत ही नहीं थी। प्यार किसी और के साथ और दिखावा उसके साथ अति को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। जश्न जब दवा लेकर वापस उसकी तरफ आया तो हैरान रह गया। शेखावत मैंशन। अति के पैर पर चोट लग गई थी। जब उसे पता चला कि जश्न अंशिका के साथ बाहर गार्डन एरिया में है तो वो उन दोनों के पास जा रही थी, लेकिन सीढ़ियों पर अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया। उसकी चीख सुनकर जश्न तुरंत अंदर की तरफ आ गया था। अति उसकी हेल्प ले नहीं रही थी, लेकिन जश्न उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आया था और अब खुद कैबिनेट की तरफ बढ़ गया था, जहां दवा रखी थी। लेकिन जैसे ही वो दवा लेकर वापस अति की तरफ घुमा, वो हैरान रह गया। उसने बेशक से अति को बेड पर लिटाया था, लेकिन उसे सुलाया नहीं था। पर अब अति ने ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ लिया था और अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। उसे यूं देखकर जश्न का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा।
एक तो वो खुद का ख्याल नहीं रख पाई और ऊपर से उसे नखरे दिखा रही थी, जबकि जश्न सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता था। वो उसके पास आया और बोला, तुम्हें दवाई लगवानी भी है या नहीं? अति ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जश्न एक बार फिर से कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं अति, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए या नहीं? तुम्हें ये दवा लगवानी है या नहीं? उसकी बात सुनकर अति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हल्का सा ऊपर उठकर साइड लैंप ऑफ कर दिया, जो उसकी तरफ से एक अच्छा खासा जवाब था। जश्न ने उस दवा को जोर से नीचे जमीन पर फेंका और बोला, तुम्हें जो करना है करो, आई जस्ट डोंट केयर। ये बोलकर वो तुरंत सोफे की तरफ बढ़ गया था। अति ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो सोफे पर जाकर लेट भी चुका था, और अति की आंखों में अब एक बार फिर से आंसू आ गए थे। जश्न उसके पास आए, उसे ये भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो उससे दूर जाए, उसे ये भी पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि जश्न उसे मनाए, उससे कहे कि उसके और अंशिका के बीच कुछ नहीं है, लेकिन अब जश्न का उसे दर्द में देखकर भी सोफे पर जाकर लेट जाना, इसके अलावा उसे और क्या ही प्रूफ चाहिए था। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे, जो तकिए को भिगो रहे थे। उसे अपने पैर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने भी उठकर अपने पैर पर दवा नहीं लगाई, और कब दर्द और आंसुओं से थककर वो सो गई, उसे पता ही नहीं चला। वही जश्न सोफे पर आ तो गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कैसे ही नींद आती उसे, जब उसकी बेबी डॉल दर्द में जो थी। उसके सोने के बाद जश्न अब अपनी जगह से उठा और उसने नीचे गिरी हुई वो दवा उठाई और उसे लेकर वापस अति के पास आकर उसने ब्लैंकेट से उसका पैर निकालकर अपने घुटने पर रखा और उसे अच्छे से दवा लगाने लगा। नींद में भी अति की सिसकी निकल गई। जश्न ने जल्दी से उसके पैर को वापस नीचे रख दिया। वो नहीं चाहता था कि अति की नींद डिस्टर्ब हो, अब तक तो दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। ये सोचकर वो बस यही चाहता था कि अति ज्यादा से ज्यादा आराम करे। दवा अब वापस साइड में रखकर जश्न अति के पास आया। अति एक बार फिर से नींद में कसमसाने लगी थी। जश्न जैसे ही उसके चेहरे के पास आया, उसकी नजर अति के तकिए पर गई, जहां पर गिला गिला तकिया साफ नजर आ रहा था। उसे देखते हुए अब जश्न ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसे बुरा लग रहा था कि क्यों उसने अति को अकेले छोड़ा। उसे बेशक से जिद करके ही सही, लेकिन अति को दवा भी लगा देनी चाहिए थी और साथ ही साथ उसे संभालना भी चाहिए था, पर पहले उसने जो नहीं किया, अब वो वही कर रहा था। उसने अति को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा और फिर हल्का सा उसके माथे को चूम लिया। अति ने नींद में ही अपना चेहरा उसके सीने पर रखा और वापस गहरी नींद में चली गई। जश्न ना जाने कितना ही वक्त उसके बालों को सहलाता रहा और ना जाने कितनी ही बार उसके माथे को बार बार चूमता रहा, और फिर आखिर उसे भी नींद आ गई। सुबह के तकरीबन 6 बजे जश्न की आंखें खुली और उसकी नज़र सीधा अति के चेहरे पर गई। वो जानता था कि अगर अति उसे अपने साथ देखेगी तो एक बार फिर से सारी हरकतें करने लगेगी, इसीलिए वो तुरंत अपनी जगह से उठकर सोफे पर चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद अति की आंखें खुली। उसने आंखें खोली और अपने बगल में जश्न को ढूंढा। कहीं ना कहीं उसके दिल में उम्मीद थी कि रात को जश्न उसके पास आया होगा, लेकिन अब उसे वापस सोफे पर देखकर उसकी उम्मीद और उसका दिल दोनों टूट गए। वही जश्न ने भी अब अपनी आंखें खोली और चुपचाप सोफे से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। उसे वॉशरूम में जाते हुए देख अति गुस्से से बोली, कल रात में दर्द में थी। जश्न ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने दवा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें दवा की जरूरत लग नहीं रही थी तो मैंने भी दवा साइड में रख दी। अति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, सच में आप मुझे दवा तभी लगाते हैं जब मुझे जरूरत होती है। पहले कभी मुझे मेरी जरूरत के बिना आपने दवा नहीं लगाए? जश्न ने एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे पास बहस करने के लिए वक्त नहीं है। ये बोलकर वो चुपचाप अब वॉशरूम में चला गया। अति ने साइड में रखा हुआ तकिया उठाया और जोर से नीचे जमीन पर फेंक दिया। तकरीबन 10-15 मिनट बाद जश्न वॉशरूम से बाहर निकला। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आज आपका पूरा दिन चाहिए, आपको मुझे कहीं घुमाने लेकर चलना होगा, बेशक से किसी मॉल या फिर मूवी के लिए, आई डोंट नो, पर मुझे आज आपका सारा वक्त चाहिए। जश्न तुरंत बोला, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा उस मीटिंग में जाना जरूरी है, जो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अति व्यंग्य से बोली, ओह रियली, एक वक्त था जश्न जी जब आपके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था, अब आपको आपकी मीटिंग जरूरी हो गई? जश्न बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, टाइम टाइम पर इंसान की प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। ये बोलते हुए वो क्लोजेट की तरफ आ गया था। उसने अपने लिए कपड़े निकाले और उन्हें लेकर वापस वॉशरूम में जाने लगा। अति उसे रोकते हुए बोली,
इंसान की सिर्फ प्रायोरिटी चेंज होती है या फिर प्यार भी चेंज हो जाता है? उसके सवाल पर जश्न के कदम रुक गए। उसने वापस पलटकर अति की तरफ देखा। अति उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन जश्न बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ये बोलकर अब वो वापस वॉशरूम में चला गया और अति अपनी जगह पर बैठी रह गई। लेकिन उसने भी सोच लिया था कि आज वो जश्न को ऑफिस तो बिल्कुल नहीं जाने देगी, इसलिए वो भी अब अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े लेकर दूसरे वॉशरूम में शॉवर लेने चली गई। तकरीबन 10-15 मिनट में जब वो उस रूम से वापस बाहर आए तो देखा जश्न रेडी हो भी चुका है। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आजकल आपकी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पहले तो आपको रेडी होने में 1-1.5 घंटा लग जाता था और आजकल 10-15 मिनट में ही रेडी हो जाते हैं। आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं या फिर अपना टाइम किसी के लिए बचा रहे हैं? जश्न ने अब उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो रेडी होकर रूम से बाहर जाने लगा। अति ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, मैं अभी तक रेडी नहीं हुई। जश्न भी झट से बोला, नहीं हुई तो हो जाना, मेरा हाथ छोड़ो। अति दांत पीसते हुए बोली, जब तक मैं रेडी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जश्न भी उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, मैं चाहूं तो आपको रोक सकती हूं, और रोक सकती नहीं बल्कि आपको रोक कर दिखाऊंगी मैं। ये बोलते हुए वो तुरंत दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजे पर पासवर्ड लगा दिया। अब जश्न के साथ रहते हुए वो थोड़ा बहुत तो तेज होने लगी थी, हालांकि ये दिमाग वो दूसरों के सामने नहीं चला पा रही थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि दूसरे उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे तो वो खुद को हैंडल नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब फिलहाल के लिए उसने जश्न को बाहर जाने से तो रोक दिया था। जश्न के चेहरे पर भी हल्की सार्कास्टिक स्माइल आ गई थी। शेखावत मैंशन अति ने दरवाजे को लॉक लगा दिया था। वो इतने वक्त से जश्न के साथ रह रही थी तो उसे अच्छे से पता था कि दरवाजे का लॉक कैसे चेंज करना है, और उसने 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो लॉक चेंज भी कर दिया था। अब जश्न उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी डेविल स्माइल भी थी। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब तक मैं रेडी नहीं हो जाती तब तक आप इस रूम से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जश्न उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ रही हो? अति मुस्कुराई और बोली, कभी कभी बढ़ना पड़ता है जश्न जी, वरना सामने वाला आगे निकल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। अगर सामने वाले के आगे जाने से कोई फर्क ना पड़े तो चलता है, लेकिन जब सामने वाले के आगे जाने से हम बिल्कुल अकेले रह जाए ना, तो हम उस इंसान को खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। उसकी बातें सुनते हुए जश्न तुरंत बोला, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र होती तो तुम ऐसी हरकतें नहीं करती जो तुम करती फिर रही हो। अति मुस्कुराई और बोली, इतनी समझदार नहीं हूं ना, या फिर यूं कह लीजिए कि इतनी चालाक नहीं हूं जितने चालाक आप हैं। जश्न व्यंग्य से बोला, इस दुनिया में अगर रहना है तो चालाक होना पड़ेगा, यहाँ पर मासूम लोगों की कोई दुनिया नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद सख्त एक्सप्रेशंस आ चुके थे। अति कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और उसे एक गहरी सांस लेकर बोली, बाकी सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि जब तक मैं रेडी नहीं हो जाती तब तक आप यही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी की ज्यादा ही तलब हो रही है, किसी को देखने की ज्यादा ही इच्छा हो रही है तो बता दीजिए, उस केस में मैं शायद दरवाजा खोल दूं। जश्न की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ चुकी थी, लेकिन उसने अति को कोई जवाब नहीं दिया। एक गहरी सांस लेकर वो बालकनी की तरफ चला गया और जाकर सिगरेट पीने लगा। उसके जाने के बाद अति भी अब जल्दी से रेडी होने लगी और तकरीबन 15-20 मिनट में वो जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी। अब वो बालकनी की तरफ आई और जश्न को देखते हुए बोली, मैं रेडी हो गई। उसकी बात सुनकर जश्न ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा। आज अति ने साड़ी पहनी थी। वो बहुत कम साड़ी पहनती थी, मुश्किल से 1-2 बार साड़ी पहनी होगी, वो भी किसी फंक्शन या फिर किसी पार्टी में। रेड कलर की साड़ी में वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते हुए जश्न उस पर से अपनी नजर भी नहीं हटा पा रहा था। वही अति उसके करीब आई और उसे देखते हुए बोली, क्या वो आपको मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लगती है? उसका सवाल सुनकर जश्न ने गहरी नजरों से उसे देखा। अगले ही पल उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो तुम, मुझे ऑफिस जाना है। मुश्किल से अब मेरे पास ब्रेकफास्ट करने का वक्त बचा है। तुम तो सारा दिन घर रहोगी या फिर कॉलेज। तुम्हारे पास तो आसपास लोग होंगे जिनके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड कर सकती हो, आराम से खा पी सकती हो। मेरे पास ना ही कोई लोग हैं और ना ही वेस्ट करने के लिए टाइम, इसलिए जल्दी से दरवाजा खोलो।
ये बोलते हुए उसने सामने दरवाजे की तरफ देखा। अति ने उसे देखते हुए व्यंग्य से मुंह बनाया और फिर दरवाजा खोल दिया। वो उसके साथ ही बाहर की तरफ आई, लेकिन अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ रही थी। वो बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही थी और डाइनिंग टेबल पर आने के बाद भी वो जश्न के बिल्कुल करीब होकर बैठी। हालांकि उन दोनों की चेयर्स में थोड़ा सा गैप होता था, लेकिन आज उसने वो गैप भी खत्म कर दिया था। जश्न हैरानी से उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अति ये सब हरकतें क्यों कर रही है। उसने उससे ये सवाल किया कि वो उससे ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसके सवाल का मतलब क्या था, पर इन सब चीजों पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए उसने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। अति की नजरें सामने अंशिका पर टिकी हुई थी, जो चेहरा झुकाए अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन बीच बीच में वो जश्न को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे सच में उसके और जश्न के बीच कुछ चल रहा हो। अति को उस पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसे अपने जश्न को वापस अपने करीब लाना था, इसलिए वो प्यार से कोशिश करना चाहती थी। वो जश्न को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन जश्न का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट पर था और अब वो जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट कर अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा, अति ने तुरंत उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। जश्न ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अति धीमे से बोली, मानती हूं आज आपकी मीटिंग है, आपका ऑफिस जाना जरूरी है, लेकिन क्या मैं जरूरी नहीं? जश्न एक बार फिर से फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था। अति जो हरकतें कर रही थी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बड़े शांत लहजे में बोला, तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और क्या नहीं, लेकिन जब तक तुम अपनी हरकतें नहीं सुधरती तब तक मेरे पास तुम्हारे लिए एक सेकंड भी नहीं है। अति की आंखों में नमी तैर गई। जिस इंसान की वो प्रायोरिटी होती थी, आज वो इंसान उसे कह रहा था कि उसके पास उसके लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं। उसकी आंखों में नमी देखकर जश्न को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, चाहती क्या हो? अति बड़ी उम्मीद से बोली, क्या आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे और फिर कॉलेज से लेने भी आ जाएंगे? सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं। ये बोलते हुए अब उसकी आंखों से आंसू बाहर की तरफ लुढ़क गए। जश्न बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से अपना बैग लेकर आओ। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गया और अति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर अंशिका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसे देखते हुए अति को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास वक्त नहीं था उस पर बर्बाद करने के लिए, इसलिए वो झट से अपने रूम में जाने लगी। लेकिन तभी अंशिका जाकर उसके सामने खड़ी हुई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितना तड़पा रहे हैं ना आजकल तुम्हें तुम्हारे जश्न जी, है ना? ऐसी मोहब्बत भी भगवान कभी किसी से न करवाएं, जहां पर सामने से मोहब्बत के बदले बस सिर्फ और सिर्फ तड़प मिले। अति गुस्से से बोली, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सब करके? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? सब जानती हूं मैं, तारानकन। अंशिका मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सब जानती हो। कम से कम अब थोड़ी शर्म कर लो और यहाँ से चली जाओ, या फिर अभी और भी बहुत कुछ देखने की हिम्मत है तुम में? अगर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसे क्या दिखाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी हरकतें करके जश्न जी को हमेशा के लिए अपने करीब रख सकती हो तो तुम बहुत गलत हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि चीजें जैसे दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं है। जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी में पता लगा लूंगी। एक पल के लिए तो मैं भी शॉक्ड रह गई थी ये देखकर कि मेरे जश्न जी मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए मैं इतना भी समझ चुकी हूँ कि यहाँ मुझे अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने दिल पर विश्वास रखना है, और मेरा दिल कहता है कि मेरे जश्न जी मुझे धोखा बिल्कुल नहीं दे सकते। उसकी बात सुनकर अंशिका के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन अगले ही पल और शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, ओके फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंखें होते हुए भी तुम अंधी बनकर रहना चाहती हो तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम है। तुम्हें जैसे जो सही लगता है तुम करो, और रही बात तुम्हारे जश्न जी की तो बस इतना समझ लो कि अब वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। अब तक उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार से रखा है ना, लेकिन अब वो बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाएंगे। उसकी बात सुनकर अति एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मुझे भी इंतजार रहेगा उस वक्त का। उस वक्त मेरा दिल टूटेगा, जो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरा भरोसा मेरे हाथ में है और मैं उसे नहीं टूटने दूंगी। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई और फिर अपना बैग और फोन उठाकर नीचे की तरफ आई। वो पार्किंग एरिया में आए और इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगी।
जश्न ने उसे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, लेकिन यहाँ तो जश्न था ही नहीं। अति का दिल धक सा रह गया। वो अंशिका को इतना कुछ बोलकर आई थी, वो अपने प्यार पर भरोसा दिखाकर आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसका भरोसा टूट रहा था। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और जश्न ने गाड़ी के अंदर से हॉर्न बजाया। उसे देखकर अति के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई और वो तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ बैठ गई। जश्न उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब क्यों रो रही हो? अब तो अपने साथ लेकर चल रहा हूं ना, अब आंखों में ये आंसू क्यों? अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? उसके सवाल पर जश्न की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो चौंकते हुए उसकी तरफ देख रहा था। शेखावत मैंशन के पार्किंग एरिया में जैसे ही अति गाड़ी के अंदर आकर बैठी, जश्न की नजरें उसकी तरफ उठ गई। उसकी आंखों में नमी थी तो जश्न ने पूछ लिया कि वो रो क्यों रही है। वही उसके पूछने पर अति उसकी तरफ देखते हुए धीमे से बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? उसकी बात सुनकर जश्न के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए, लेकिन इससे पहले कि अति उसे कोई सवाल पूछती, जश्न का फोन बजने लगा। उसने तुरंत कहा, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर उसने उस कॉल को रिसीव किया, जो कि फॉरेन से कनेक्ट थी। वो कॉल अटेंड करना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अति का चेहरा मायूस हो गया। पहले जश्न कभी इस तरह से उसकी बात बीच में छोड़कर अपनी कॉल अटेंड नहीं करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जश्न सिर्फ उसे इग्नोर कर रहा था या फिर उसे समझाने के लिए या उसे थोड़ा मेच्योर करने के लिए ही उसे इग्नोर कर वो कॉल अटेंड कर रहा था, बल्कि इस बार सच में वो कॉल इंपॉर्टेंट थी। अगर उन दोनों के बीच हर एक चीज ठीक होती तो भी जश्न शायद उसे एक्सक्यूज मी कहकर वो कॉल जरूर रिसीव करता। जश्न कॉल पर बात करते हुए ही ड्राइव करने लगा था। वो लगातार फोन पर बात करता रहा जब तक कि अति का कॉलेज नहीं आ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा सीरियसनेस झलक रही थी और जिस तरह से वो बात कर रहा था, अति को साफ समझ आ रहा था कि उस पर बिजनेस का कुछ प्रेशर है, इसीलिए वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहा था। जब वो लोग कॉलेज के बाहर पहुंच गए तो जश्न ने एकदम से कॉल डिस्कनेक्ट किया और गुस्से से अपना फोन नीचे की तरफ फेंक दिया। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, काम डाउन, आप ऐसे गुस्सा होंगे तो कैसे चलेगा? जश्न उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, तुम मुझे काम डाउन होने के लिए बोल रही हो, जो खुद गुस्से में कुछ भी कर देती है? उसकी बात सुनकर अति ने शर्म से चेहरा झुका लिया, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही जश्न धीमे से बोला, तुम्हारा कॉलेज आ गया, जाओ जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करो। अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो जश्न से सवाल करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल जश्न फ्रस्ट्रेटेड था तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। वही जश्न ने अचानक ही उसे रोका, बेबी डॉल। उसके मुंह से बेबी डॉल सुनकर अति ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं जश्न के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे उसने गलती से उसे बेबी डॉल बोल दिया हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, कुछ नहीं। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। इतना तो मैं भी जानती हूं कि मैं पहले भी आपकी बेबी डॉल थी, अब भी आपकी बेबी डॉल हूं। बस आप मुझसे नाराज हो गए हो, शायद इसीलिए थोड़ा सा बहक गए हो, लेकिन मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ जश्न जी, और जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो प्यार जो आपने मुझे दिया है, वो ऐसे दिखावे का प्यार नहीं हो सकता, और वो प्यार मुझे देने के बाद आप वो प्यार किसी और को नहीं दे सकते। फिर पता नहीं क्यों अब आप बदल गए हैं। प्लीज जल्दी से वापस मेरे जश्न जी बन जाइए ना। ये बोलते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए थे। जश्न सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन अब अति की बातें सुनकर उसने वापस अति की तरफ देखना शुरू किया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अति की बातों का मतलब क्या है, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अति गाड़ी से बाहर निकली और सीधा अंदर की तरफ चली गई। जश्न ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं तो पहले जैसा बन जाऊं बेबी डॉल, लेकिन तुम बनने दो तो ना। हर दिन तुम कुछ ना कुछ ऐसा करती हो कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं। पता नहीं कब तुम मैच्योर होगी। अभी लाइफ में हमें बहुत कुछ देखना है। जिस तरह की मेरी जिंदगी है, तुम्हें मैच्योर होना होगा बेबी डॉल। मैं तुम्हें वीक नहीं देख सकता, और अगर मेरा प्यार तुम्हें वीक बनाता है तो मैं इस प्यार को लिमिट में रखूंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं स्ट्रांग करके ही रहूंगा। ये बोलकर उसने एक पल के लिए अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया और फिर एक गहरी सांस लेकर तुरंत गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो शेखावत इंडस्ट्रीज पहुंच चुका था और अपने काम में बिजी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अति कॉलेज में थी। रिया उसके साथ थी और साथ ही साथ सुनैना भी।
अब वो भी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अति और रिया के साथ बिताने लगी थी क्योंकि उसे विक्रम ने अति पर नजर रखने के लिए कहा था। उसकी हर एक मूवमेंट विक्रम को बताने के लिए कहा था। सुनैना ने तकरीबन 2-3 घंटे अति के साथ बिताने के बाद कॉरिडोर में आकर विक्रम को कॉल किया। विक्रम ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से सुनैना बोली, आज वो काफी उदास लग रही है। उसकी आंखें भी एकदम लाल हो चुकी है। लगता है काफी रोकर आई है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है और अपना कोई प्लान भी नहीं बता रही है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? विक्रम कुछ सोचते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर वो कुछ नहीं बता रही है तो आज हम अपना प्लान खुद से बनाएंगे। सुनैना हैरानी से बोली, मतलब? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मैसेज कर रहा हूं, बाकी सब बातें तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सुनैना अपने फोन की तरफ देखने लगी। उसे विक्रम के मैसेज का इंतजार था और जब तकरीबन 2-3 मिनट बाद उसे विक्रम का मैसेज आया तो वो हैरान रह गई। उसने झट से विक्रम को कॉल किया। सामने से विक्रम फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, बार बार कॉल क्यों करती हो? सुनैना गुस्से से बोली, तुमने तो मुझे मैसेज कर दिया लेकिन ये सोचा है कि मैं उसे इस चीज के लिए मनाऊंगी कैसे? तुम्हें लगता है कि वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है कि यूं ही मेरे साथ कहीं पर भी चल देगी? विक्रम मुस्कुराया और बोला, बेशक से मैं उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया लेकिन उसे जानता बहुत अच्छी तरह से हूँ। उसका दिल बहुत नाजुक है, बहुत नर्म, अगर हल्का सा भी वार करोगी तो वो दिल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। अब तुम देखो कि तुम्हें मेरा दिया हुआ काम कैसे करना है। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, जैसे तुम्हें अपने पैसों से मतलब होता है। ये बोलकर उसने दोबारा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सुनैना अब गुस्से से अपने फोन की तरफ देखने लगी। वो अपना दिमाग चला रही थी। विक्रम ने उसे अति को बाहर लाने के लिए कहा था और वो भी शॉपिंग मॉल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अति को लेकर शॉपिंग मॉल कैसे जा सकती है। कुछ सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही होगा, वरना मेरे पैसे। ओह गॉड, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, पर क्या ही जा रहा है। मुझे कौन सा मेहनत करनी है, बस जरा सा लोगों को घुमाना ही तो है, इसमें बुराई क्या है? ये बोलकर उसने अपने कंधे उचकाए और फिर वापस अति और रिया की तरफ आ गई। वो दोनों इस वक्त गार्डन में बैठी थी। अति ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमसे कुछ ज्यादा ही छुपा कर रख रही हो? उसकी बात सुनकर सुनैना मुस्कुराई और बोली, वो है ही इतना हैंडसम कि मुझे उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना पड़ता है, लेकिन तुम्हें मैं उसे दिखा सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी तुम्हारे जश्न जी है। तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर तो नहीं डालोगी, पर उससे पहले क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? अति ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सुनैना मासूमियत से बोली, इस वक्त तुम्हारे और तुम्हारे जश्न जी के बीच तो प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो मैं दिल से दुआ दूंगी कि तुम्हारी और तुम्हारे जश्न जी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। क्या तुम मेरे साथ मॉल चल सकती हो? एक्चुअली मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अति उसकी बात सुनकर सच में पड़ गई। अगर वो उसे दुआ का नाम नहीं लेती तो शायद वो मना कर देती, लेकिन अब उसका दिल अजीब सा हो उठा था। वो कुछ सोचते हुए रिया की तरफ देखकर बोली, चलोगी तुम मेरे साथ? रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब तो मुझे तुम पर इतना ट्रस्ट है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी चल सकती हूँ। अति उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने सुनैना की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ ही देर में वो तीनों एक कैब में बैठकर मॉल के लिए निकल चुकी थी। अति ने आज एक बार फिर से एक गलती की और वो गलती थी कि उसने जश्न से न पूछा, ना बताया, और शायद उसकी ये गलती उस पर काफी भारी पड़ने वाली थी। तकरीबन 1 घंटे में वो तीनों मॉल पहुंच चुकी थी और सुनैना सिर्फ दिखावे के लिए एक गिफ्ट शॉप ढूंढ रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे अति को मॉल में लाने के बाद आखिर करना क्या है। वहीं विक्रम अंशिका के साथ मॉल पहुंच चुका था। मॉल में घूमते हुए अति के दिमाग में भी सिर्फ जश्न का ख्याल चल रहा था। उस दिन उसने जश्न के लिए जो गिफ्ट लिया वो तो उसे नहीं दे पाई, लेकिन आज वो एक बार फिर से जश्न के लिए गिफ्ट लेने का सोच रही थी। मॉल में अति, रिया और सुनैना दोनों के साथ आई हुई थी। सुनैना ने अति को कहा था कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है। अति भी जश्न के लिए गिफ्ट लेना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आज जश्न को क्या गिफ्ट दे। तभी उसे एक गिफ्ट शॉप नजर आई और वो उन दोनों के साथ उस शॉप की तरफ बढ़ गई। सुनैना ने यूं ही अति को दिखाने के लिए एक नॉर्मल सा गिफ्ट लिया। रिया बस उन दोनों को देख रही थी और अति ने भी अब जश्न के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट पीस लिया था, जो कांच का एक कपल था। हल्का सा घुमाने पर वे बहुत ही खूबसूरत सा डांस करते थे। उसे देखते हुए अति मुस्कुरा रही थी।
सुनैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो मिस्टर शेखावत के लिए कुछ भी खरीद सकती हो ना, तो फिर तुम उनके लिए ये सिंपल सा गिफ्ट क्यों ले रही हो? अति मुस्कुराई और बोली, जरूरी तो नहीं कि गिफ्ट महंगे ही दिए जाएं। कई बार कुछ सिंपल सी चीजों में भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसकी बात सुनकर सुनैना बस हल्का सा मुस्कुराई। अंदर ही अंदर वो जानती थी कि जरूर अति और जश्न के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है। बेशक विक्रम ने उसे पूरा प्लान नहीं बताया था, लेकिन इतना तो उसे भी समझ आ गया था कि विक्रम अति और जश्न के बीच दूरियां लाना चाहता है और अति उन दूरियों को कम करना चाहती है। शॉपिंग के बाद वे तीनों कैफेटेरिया की तरफ जा रही थी कि तभी अति को ऐसा लगा जैसे उसने जश्न को देखा है, और वो भी अंशिका के साथ। सुनैना ने उसे रुकते हुए देखा और बोली, क्या हुआ? तो अति झट से बोली, तुम दोनों आगे जाओ, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गई, जहां पर उसने जश्न और अंशिका को देखा था। लेकिन वे जश्न और अंशिका नहीं बल्कि विक्रम और अंशिका थे, जो जानबूझकर अति के सामने आए थे। रिया अति से कुछ पूछती उससे पहले ही अति आगे की तरफ बढ़ गई। वहीं सुनैना के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसके फोन पर विक्रम का मैसेज पहले ही आ चुका था, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अति इस जल्दबाजी में कहाँ जा रही है। वो रिया की तरफ देखते हुए बोली, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, वो अभी आ जाएगी तो वो आ जाएगी। आओ, तब तक हम कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। ये बोलकर उसने रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अति लिफ्ट से नीचे की तरफ आए। उसकी नजरें जश्न को ढूंढ रही थी, लेकिन दूर दूर तक उसे जश्न कहीं नजर नहीं आ रहा था। पर तभी उसे सामने ही पार्किंग एरिया में एक गाड़ी के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो आवाज ज्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन उसमें अंशिका के हंसने की दबी दबी सी आवाज सुनाई दे रही थी। अंशिका मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रही थी, और इतना तो अति भी जानती थी कि वो किससे बात कर रही होगी। ऑफ कोर्स जश्न से। अति ने सोच लिया था कि आज वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेगी। वो यहाँ पर जश्न के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए इतना कुछ कर रही थी, और जश्न उसकी पीठ पीछे अंशिका के साथ मॉल में घूम रहा था। अति को तो उसने बहुत जल्दी बोल दिया था कि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन अब उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं थी। अब तो उसे अपना सारा टाइम अंशिका को देना था। वो जल्दी से आगे की तरफ आई और जैसे ही वो विक्रम और अंशिका के सामने आकर खड़ी हुई, विक्रम की आंखें बड़ी हो गईं। विक्रम पूरी तरह से ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो जश्न ही हो। वो जल्दी से बोला, तुम यहाँ? अति गुस्से से बोली, मुझे यहाँ पर देखकर हैरानी हो रही है। हैरानी तो मुझे होनी चाहिए जश्न जी, आपको अंशिका के साथ देखकर। कितना कॉन्फिडेंस था मुझे कि बेशक से दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे जश्न जी का प्यार मेरे लिए नहीं बदल सकता। कितना गुरूर था मुझे आप पर, कितना भरोसा था, लेकिन आपने एक पल में वो भरोसा, वो गुरूर चकनाचूर कर दिया। विक्रम तिरछा मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई और तुमने सब कुछ देख लिया। मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था। अति गुस्से से बोली, क्या बताने वाले थे आप मुझे, कि आप अंशिका से प्यार करते हैं? विक्रम मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये नहीं, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। विक्रम आगे आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं जश्न हूं? नहीं बेबी डॉल, मैं तुम्हारा जश्न जी नहीं हूं। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा सार्कास्टिक थी। अति के होश उड़ गए। उसने अंशिका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो भी अति के करीब आई और बोली, वैसे मजा तो बहुत आ रहा था इस खेल में, लेकिन आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा मजेदार है, इसलिए फिलहाल ये तमाशा यही बंद करना होगा। जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे जश्न जी नहीं, बल्कि विक्रम चौहान है। वो विक्रम चौहान जो तुम सोच रही थी कि मर गया, तुम्हारे जश्न जी ने उसे खत्म कर दिया। उसकी बात पर अति और भी ज्यादा हैरान हुई। विक्रम गुस्से से गरजते हुए बोला, इसे लगता होगा कि विक्रम चौहान का खेल खत्म, लेकिन विक्रम चौहान इतनी आसानी से खत्म होने वाला इंसान नहीं। विक्रम चौहान एक सनकी इंसान है और जब तक उसकी सनक पूरी ना हो जाए तब तक वो खत्म हो ही नहीं सकता। विक्रम चौहान की सनक है जश्न सिंह शेखावत को हराना, और उसे तो मैं किसी भी कीमत पर हराकर ही रहूंगा। वो थोड़ा रुका और आगे बोला, पहले मुझे लगा था कि उसकी सबसे कीमती चीज है उसका नाम, उसका रुतबा, उसकी दौलत, लेकिन नहीं, मैं गलत था। उसे सबसे ज्यादा कीमती हो तुम, और अब मैं तुम्हें हासिल करूंगा, और तब जाकर होगी जश्न सिंह शेखावत की हार। उसकी बात सुनते हुए अति गुस्से से उसे घूर रही थी।
वो दांत पीसते हुए बोली, खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो। वैसे मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बेवजह ये सोच रही थी कि मेरे जश्न मुझे धोखा दे रहे हैं, जबकि मेरे जश्न को तो शायद तुम्हारे इरादों के बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन अब मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि ये जो नागिन उन्होंने अपने घर में पाल रखी है, वो कैसे उनके ही खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। देखना, वो तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात सुनकर अंशिका और विक्रम दोनों जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर अति हैरान थी। विक्रम हंसते हंसते रुका और फिर अति के बिल्कुल करीब होते हुए बोला, तुम अपने जश्न जी को हमारे बारे में तब कुछ बताओगी जब हम तुम्हें ये मौका देंगे। जब तक तुम्हारे जश्न जी को कुछ पता चलेगा, तब तक तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। तुम्हें मैं अपने हाथों से बुरी तरह से नोच कर रख दूंगा। तब तुम्हारे जश्न जी की आंखों से जो आंसू बहेंगे ना, उन्हें देखकर मुझे सुकून मिलेगा। अति गुस्से से बोली, सोचना भी मत, वरना मेरे जश्न तुम्हें पूरी तरह से फाड़ देंगे। वैसे भी उनका फाड़ने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। उसकी बात सुनकर विक्रम एक बार फिर से हंसने लगा। अति पीछे हटते हुए बोली, तुम लोगों की ये हंसी तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। विक्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बार जिंदा बच गए तुम, लेकिन किस्मत बार बार मौका नहीं देती, और तुम तो अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से बर्बाद करने के लिए आए हो, तो तुम्हारी बर्बादी तो अब तय है। अंशिका, जिस पर से अति का ध्यान हट गया था, बिल्कुल उसके पास आई और बोली, हमारी बर्बादी के ख्वाब तुम अपनी खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखना, लेकिन अफसोस, वो ख्वाब पूरे नहीं होंगे। ये बोलकर उसने अपने हाथ में पड़ा हुआ मोटा डंडा जोर से अति के सिर पर चलाया। अति दर्द से चिल्लाई और अगले ही पल बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गई। अंशिका ने अपनी तिरछी नजरों से विक्रम की तरफ देखा और विक्रम के चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशंस आ गए। एक पुरानी फैक्ट्री जहां अति को चेयर से बांधा हुआ था और उसके सामने ही विक्रम, विशाल और अंशिका तीनों खड़े थे। तीनों के चेहरे पर इस वक्त डेविल एक्सप्रेशंस थे। अति को उसे हालत में देखकर उन तीनों को कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा था। वही अंशिका विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, अब बस जश्न सिंह शेखावत का इंतजार है। बहुत गुरूर है ना उसे। कितना चाहा मैंने उसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रत्ती भर भाव नहीं दिया और इस नौकरानी को अपने सिर पर चढ़ा लिया। लेकिन अब वो मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे तो उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। अगर वो सच में इस नौकरानी से प्यार करता होगा ना, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी वो हमारे नाम जरूर करेगा। विक्रम हंसा और बोला, वो तो उसे करनी ही पड़ेगी। पहले तो मुझे लगा था कि उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, उसका अंपायर सब कुछ है, लेकिन बाद में समझ आया कि यहाँ तो इस 5 फीट 3 इंच की लड़की में उसका दिल अटका हुआ है। इसके चक्कर में अब उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी हमें देनी ही पड़ेगी, वरना ये लड़की तो जिंदा नहीं बचेगी। अंशिका तुरंत बोली, जिंदा तो मैं इसे वैसे भी नहीं रहने दूंगी। जब जश्न अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगा तो भी मैं इस लड़की को खत्म करूंगी, बिकॉज इससे मैं इतनी ज्यादा नफरत करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त इसकी जान ले लूं, लेकिन मैंने किसी तरह खुद पर कंट्रोल किया हुआ है, जस्ट बिकॉज मुझे जश्न की प्रॉपर्टी चाहिए, वरना अब तक तो मैं इसका वो हाल करती जो इसने कभी सपने में भी ना सोचा हो। विशाल तुरंत बोला, खबरदार अगर ऐसा सोचा भी तो, इस लड़की पर नजर है मेरी और इसका क्या करना है और क्या नहीं वो मैं खुद देख लूंगा। तुम लोगों को जश्न और उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है ना? बेशक से उसके साथ कुछ भी करो, लेकिन इस लड़की से अब मुझे मतलब है। ये बोलते हुए विशाल की गहरी नजरें अति पर थी। विक्रम फिर भी एक बिजनेसमैन था और उसकी डील्स भी एक बिजनेसमैन के हिसाब से होती थी, लेकिन विशाल एक नंबर का गुंडा और घटिया इंसान था। उसके लिए लड़कियां किसी इस्तेमाल करने की चीज की तरह थी और अति के बारे में भी उसके बेहद घटिया इरादे थे जो वो पूरे करने के बारे में सोच रहा था। तभी बाहर एक गाड़ी स्पीड में अंदर की तरफ एंटर हुई और उस गाड़ी की आवाज सुनकर उन तीनों के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए। वो तीनों समझ चुके थे कि वहां पर जश्न सिंह शेखावत पहुंच चुका है। विक्रम ने अंशिका की तरफ देखा और वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर जाकर अति के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन अति की तरफ पॉइंट कर दी थी। अति, जिसकी आंखें बंद थी, उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी और उसने अपनी आंखों को खोला। उसकी नजरें सामने अंशिका, विशाल और विक्रम पर गई। विक्रम और अंशिका को तो वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन विशाल को देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वहां पर जश्न आया और उसकी नजरें भी सीधा अति पर गई। अति को देखकर एक पल के लिए उसका दिल धक-सा रह गया। विक्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें 1 घंटे का टाइम दिया था,
लेकिन तुम तो सिर्फ 20 मिनट में यहाँ पहुंच गए। जश्न सिंह शेखावत, लगता है मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा प्यार करते हो तुम अपनी इस बेबी डॉल को। जश्न तिरछा मुस्कुराया और बोला, ये बेबी डॉल मेरे लिए क्या है ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर अति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। अगले ही पल विक्रम जोरों से हंसने लगा और बोला, पहले तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब काफी हद तक अंदाजा भी हो गया है और सब कुछ समझ भी आ गया है। इसलिए तो अब तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा मैं, सीधा तुम्हारी इस बेबी डॉल को ही अपने इलाके में ले आया, जहां पर अब तुम्हारी इस बेबी डॉल के जरिए मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूं। उसकी बात सुनकर जश्न व्यंग्य से हंसा। उसे हंसते हुए देखकर विक्रम विशाल के चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन थे। उन्हें जश्न की हंसी कुछ समझ नहीं आ रही थी। वही जश्न अति की तरफ देखते हुए बोला, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि इंसान अपनी आंखों से जो देखे वो हमेशा सच नहीं होता। अति ने अपना चेहरा हाँ हिलाया। वही जश्न अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, कुछ आवारा कुत्तों को बेशक से गली से उठाकर अपने घर में जगह क्यों ना दे दो, उनकी औकात आवारा कुत्तों वाली ही रहती है। अंशिका गुस्से से बोली, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ। आज तक मैंने तुम्हारी हर एक बात सुनी है क्योंकि तुम्हारा पलड़ा भारी होता था, लेकिन आज मेरा पलड़ा भारी है। अगर तुमने मुझे ज्यादा एटीट्यूड दिखाया ना तो तुम्हारी इस बेबी डॉल के चीथड़े उड़ा दूंगी मैं। जशन सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसा कर सकती हो? अंशिका भी तुरंत बोली, यस ऑफकोर्स मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर कहो तो करके दिखाऊं। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और विक्रम और विशाल की तरफ देखते हुए बोला, क्या चाहते हो तुम दोनों? विक्रम तुरंत बोला, तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती बेबी डॉल के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी तो तुम दे सकते हो ना, बस वही चाहिए। डॉक्यूमेंट हमने बनवा रखे हैं, तुम्हें बस उन पर साइन करना है। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और अगर मैं मना कर दूं तो? उसका जवाब सुनकर विशाल और विक्रम दोनों के होश उड़ गए। वो हैरानी से जश्न की तरफ देखने लगे और अंशिका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन अचानक की वो हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख अति की नजरें भी उस पर थी। वही अंशिका भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि ये जश्न सिंह शेखावत सिर्फ मेरे साथ ही खेल रहा था। पहले मुझसे शादी की बात की और फिर खुद ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके मेरी जगह तुम्हारे साथ शादी कर ली। लेकिन ये तो तुम्हारे साथ भी खेल रहा था अति, इसे तो तुमसे भी प्यार नहीं, तुम्हारा भी बस ये फायदा उठा रहा था। चलो मुझे तो कुछ ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो बड़ा घमंड था ना अपने जश्न जी पर। तो क्या हुआ, तुम्हारा सारा घमंड अब धरा का धरा रह गया? अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, और अगर मैं कहूं कि मैं भी नहीं चाहती जश्न जी मेरी वजह से अपनी प्रॉपर्टी तुम जैसे टूचियों के नाम करे तो? अति की बात सुनकर अब अंशिका और भी ज्यादा हैरान हुई। वो तुरंत बोली, क्या बात तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं क्या? अति अब थोड़ा सा हंसी और फिर बड़ी ही अदा से बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक काम करो, जश्न जी ने तो अपनी प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया तो मेरी जान ले लो, चलाओ गोली और किस्सा खत्म करो। उसकी इस बात पर वो तीनों और भी ज्यादा दंग रह गए। विशाल समझ चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसीलिए उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमानी शुरू की। अभी तक वो लोग जो उनकी प्रोटेक्शन में खड़े थे अब उसे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वो गुंडे जो उसने वहां पर जश्न के आदमियों का स्वागत करने के लिए खड़े किए थे वो लोग वहां से भाग चुके थे, या फिर जश्न ने ही उन्हें कोई चकमा दे दिया था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। विक्रम ने विशाल की तरफ देखा। जश्न ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों की तरफ घूम गया और बोला, क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ये तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या बात है, तुम दोनों का प्लान फ्लॉप हो गया क्या? विक्रम गुस्से से बोला, मतलब तुझे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी तू जीत नहीं सकता। अगर तुझे लगता है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि बेशक से अब मुझे तेरी प्रॉपर्टी मिले ना मिले, लेकिन तेरी इस बेबी डॉल को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अंशिका, चलाओ गोली। अंशिका गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या तुम? अगर हमने इस अति को मार दिया तो हमें जो मिलना है वो भी हमें नहीं मिलेगा। देखो मिस्टर जश्न सिंह शेखावत, मैं लास्ट बार कह रही हूं तुमसे, चुपचाप हमारी डील्स एक्सेप्ट कर लो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? विक्रम ने क्या कहा? गोली चलाओ, इट मीन्स गोली चलाओ। अब तक भी तो तुम उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी ना, तो अब क्या हुआ? अब भी उसके ऑर्डर्स फॉलो करो और चलाओ गोली। उसकी बात सुनते हुए अंशिका ने अपने हाथ उस गन पर कस दिए थे और उसकी नजरें अति पर थी। वो बिना प्रॉपर्टी के अति को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरह से जश्न और विक्रम बोल रहे थे उसकी उंगली खुद ब खुद ट्रिगर पर आ गई थी, लेकिन उसके हाथ कांप भी रहे थे।
वो दांत पीसते हुए बोली, मैं सच में गोली चला दूंगी। जश्न और अति दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए बोले, चलाओ ना, इंतजार किस बात का। ये बोलकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जश्न की आंखों में इस वक्त अति के लिए प्यार था तो अति की आंखों में जश्न के लिए विश्वास भी नजर आ रहा था। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब उसने पहली बार जश्न और अंशिका को एक दूसरे के साथ देखा था और वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कह रहा था कि उसके जश्न जी उसे धोखा नहीं दे सकते। बेशक से वो उससे नाराज हो, वो खुद बेशक कितनी मर्जी गलतियां क्यों ना करे, लेकिन उसके जश्न जी कभी उसका साथ नहीं छोड़ सकते। उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती, इसीलिए अपनी आंखों से देखा हुआ नजारा कंफर्म करने के लिए वो सीधा जश्न के पास ही चली गई। कुछ दिन पहले जब अति को पता चला था कि जश्न अंशिका के साथ बाहर गार्डन एरिया में है और वो भागते हुए गार्डन एरिया की तरफ गई थी, लेकिन सीढ़ियां उतरते हुए उसका पैर स्लिप हो गया था तो उसके पैर पर जोरों से चोट लगी थी और वो अंशिका और जश्न को एक साथ देखकर वापस अंदर आ गई थी। जश्न अंशिका के प्लान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए जब भी अंशिका शेखावत मैंशन में उसके करीब आने की कोशिश करती थी, जश्न उसे मना नहीं करता था। वो भी अंशिका की इन बेवकूफियां को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता। वो जो हरकतें करने की कोशिश करती उनमें जश्न उसका पूरा साथ देता और अंशिका भी इस बात से पूरी खुश थी कि शेखावत मैंशन में तो जश्न खुद उसका साथ देते हुए अपनी बेबी डॉल का दिल दुखा रहा है और बाहर तो वो अति के दिमाग में कचरा भर ही देगी। जब वो विक्रम के साथ अति के सामने जाएगी तो अति को ऐसा ही लगेगा कि विक्रम नहीं बल्कि जश्न खुद अंशिका के साथ है। ऐसे में उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अति अपने रूम में आकर बुरी तरह से रो रही थी, उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जश्न सच में उसे धोखा दे रहा है। एक पल के लिए वो बाहर जो नजारा देखकर आई थी, उसने जब अंशिका और जश्न को ऑफिस के लिफ्ट एरिया में साथ देखा था तो कहीं ना कहीं वो उस बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल सकती थी, लेकिन गार्डन एरिया में तो जश्न के अलावा और कोई नहीं हो सकता, जिससे अब प्रूफ हो गया था कि जश्न और अंशिका के बीच बहुत कुछ है। इसलिए अति को हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ऐसे में उसके पैर पर जो चोट लगी थी उसका ध्यान अपनी उस चोट पर भी नहीं था और वो यूं ही बिस्तर पर लेटी रोती रही। जब जश्न रूम में आया और उसने अति की तरफ देखा तो उसके पैर को देखकर वो समझ गया था कि उसके पैर पर चोट लगी है। वो दवा लगाने के लिए उसके करीब आया, लेकिन अति ने उससे वो दवा नहीं लगवाई और बातों ही बातों में उस पर तंज कसने लगी। जश्न जो पहले से ही जानता था कि अति क्या नजारा देखकर आए है, वो उससे उसी के लहजे में बात कर रहा था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की बातें बढ़ती गई और फिर अचानक ही अति का सब्र छूट गया और उसने जश्न के सामने बोल ही दिया कि जश्न और अंशिका के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो अति अपनी आंखों से देख चुकी है। उस वक्त जश्न अति की आंखों में देखते हुए बोला, ओह रियली, मतलब तुम अंशिका को लेकर मुझ पर शक कर रही हो? अति उसके बिल्कुल करीब हुई और बोली, शक की गुंजाइश कहाँ रह गई है जश्न जी। बाहर ये सब कुछ होता तो मैं इस बात पर इतना ज्यादा गौर नहीं करती। मुझे पता है कि बाहर वो विक्रम चौहान खुला सांड की तरह घूम रहा है। वो पक्का मुझे आपसे दूर करने की कोशिश करेगा, आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर हम दोनों के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करेगा। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं जितना बेवकूफ आप मुझे समझते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर ये चीजें घर में हो रही है तो मैं कैसे इग्नोर करूं? एक पल के लिए मैं अपनी आंखों देखा भी झूठ कह दूं, लेकिन आप एक बार तो कह दीजिए जश्न जी की जो सब मैंने देखा वो गलत था, वो सच नहीं था। मुझे मेरी आंखों से ज्यादा आप पर यकीन है। बस आप एक बार कह दीजिए कि आप सिर्फ मेरे हैं। किसी और लड़की के करीब जाना तो दूर की बात, उसका ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आ सकता। आपके प्यार पर, आपके साथ पर, आपके हर एक एहसास पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये बोलते हुए उसने जश्न के सीने पर अपने हाथ रख दिए थे और अति की बातें सुनते हुए जश्न भी समझ चुका था कि अति भी क्या ही करें। जब लोग उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहाँ तक खुद को कंट्रोल में रखें, कहीं ना कहीं तो उसका माइंड डाइवर्ट हो ही जाएगा। लेकिन अब वो पूरी तरह से अति को बातें क्लियर भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस इतना बोला, तुम तो जानती हो बेबी डॉल, जब लोग मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो मैं उनका उस खेल में पूरा साथ देता हूँ, लेकिन उन्हें जितवाने के लिए नहीं बल्कि बुरी तरह से हराने के लिए। और जब उनका हारा हुआ चेहरा मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। वो मेरा साथ पाकर भी मुझसे जीत नहीं सकते। ये बात मुझे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देती है। उसकी इस बात ने अति का अब हर वहम दूर कर दिया था। वो तुरंत जश्न के सीने से लग गई और बोली, मुझे पता था जश्न जी, आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। मेरे जश्न जी मुझे हद से ज्यादा प्यार करते हैं।
वो ऐसे इंसान ही नहीं कि किसी के इमोशंस के साथ खेले, जब तक वो इंसान खुद उनके जज्बातों के साथ ना खेल रहा हो। और मैं तो आपकी बेबी डॉल हूं जो आपको अपनी जान से भी प्यारी है, इस दुनिया से प्यारी जिसे आप हद से ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उसे धोखा कैसे देंगे। लेकिन अब मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जैसे आप लोगों के साथ मिलकर लोगों को अच्छा खासा बेवकूफ बनाते हैं ना, अब मैं भी वही करूंगी। आपकी बेबी डॉल हूं ना मैं, तो आपका थोड़ा असर तो मुझ पर भी होना चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए जश्न उसे गहरी नजरों से देख रहा था। अति मुस्कुराई और बोली, अब आप बेशक से उस अंशिका के पास जाए या फिर उसकी प्लेट में खाना खाए, जब तक मैं उसका तोरी की तरह लटका हुआ मुंह नहीं देख लेती ना, तब तक मुझे भी चैन नहीं आने वाला। अब आप बस देखते जाएं कैसे आपकी बेबी डॉल आपका साथ देगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और जश्न ने उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया। वो चाहता तो नहीं था कि अति इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर कोई उसकी शेरनी को मैदान में आने के लिए दहाड़ मार मार कर बुला ही रहा है, तो उसकी शेरनी भी क्यों पीछे रहे। आखिर इन्हीं सब चीजों से तो वो दुनिया से लड़ना सीखेगी। वो उसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि उसकी मासूमियत का फायदा दुनिया के घटिया और कमीने इंसान उठाएं। इन सब बातों को याद करते हुए अति और जश्न के चेहरे पर अलग ही डेविल एक्सप्रेशन थे। वही अंशिका ने अति की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूं तो वो तुम हो अति। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी वजह से इस जश्न ने ठाकुर प्रॉपर्टी, ठाकुर अंपायर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें मारने की हसरत तो मेरी कब से थी, लेकिन पहले मुझे इस जश्न सिंह शेखावत की प्रॉपर्टी चाहिए थी। लेकिन जब इसे ही तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुमसे कोई प्यार नहीं, तो तुम इस दुनिया में जीकर भी क्या करोगी। गुड बाय मिसेज अति जश्न सिंह शेखावत। ये बोलकर उसने ट्रिगर पर उंगली कसते हुए ट्रिगर दबा दिया और अगले ही पल विक्रम और विशाल दोनों की सांसें जैसे हलक में अटक गई, क्योंकि ट्रिगर तो दबाया गया लेकिन गन में से गोली नहीं निकली। अंशिका के होश उड़ गए। वो हैरानी से अपने हाथों में पकड़ी हुई गन की तरफ देखने लगी। वहीं अति के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई थी। जश्न अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या, गोली तो चली ही नहीं। चलो एक काम करो, एक मौका और देता हूं मैं तुम्हें, अब चलाओ गोली, क्या पता अब चल जाए। अंशिका ने उसकी बात सुनकर तुरंत ट्रिगर दबाया, लेकिन इस बार भी सिर्फ ट्रिगर चलने की आवाज आई, गन में से गोली नहीं निकली और अति को कुछ नहीं हुआ। अब वो समझ गई थी कि उसके हाथ में जो गन है वो खाली है। उसने तुरंत वो गन विक्रम और विशाल की तरफ फेंकी और बोली, वैसे तो तुम दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन एक ढंग की गन नहीं है तुम्हारे पास। इस गन को लेकर कितने दिनों से घूम रहे हो तुम, लेकिन इसमें गोलियां तक नहीं है। शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। तुम कहते हो कि जश्न सिंह शेखावत ने तुम्हें हरा दिया, सच बताऊं तुम्हारी औकात ही नहीं है उससे जीतने की। ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े कसे हुए थे। विक्रम और विशाल दोनों के होश उड़े हुए थे। अब विशाल को कन्फर्म हो गया था कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। जश्न अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, उन दोनों की तो छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी औकात मैं दिखाता हूं। ये बोलकर उसने एक जोरदार थप्पड़ अंशिका के गाल पर जड़ दिया तो अंशिका सीधा जमीन पर जाकर गिरी। एक ही थप्पड़ में उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और होठों से खून बहने लगा था। अति ने भी इस बार जश्न को नहीं रोका, क्योंकि अंशिका डिजर्व ही जश्न का गुस्सा और उसके थप्पड़ करती थी। जश्न गुस्से से अंशिका की तरफ देख रहा था और फिर अचानक ही एक पल के लिए उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। उसने पलटकर विक्रम और विशाल की तरफ देखा। विक्रम तो अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन विशाल वाहन से गायब था। विक्रम ने जब उसकी नजरों का पीछा किया और अपने बगल में देखा तो वो भी शॉक्ड रह गया। विशाल ने तो उससे वादा किया था कि वो उसका पूरा साथ निभाएगा, लेकिन यहां तो वो दुम दबाकर भाग गया था। जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो ना। ये जानते हुए भी कि ना तुम दोनों मुझसे जीत सकते हो और ना ही मुझसे छुप सकते हो, फिर भी तुम बेकार की कोशिशें करते रहते हो। हर बार मुंह की खाकर भी तुम दोनों को अकल नहीं आती। विक्रम गुस्से से कांपते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि ये डायलॉग सुनाकर तू मुझसे जीत जाएगा। बेशक से तुम दोनों जानते हो कि हम तीनों तुम दोनों के साथ खेल रहे थे। इस गन में कोई गोली भी नहीं है, लेकिन ये इलाका मेरा है, यहां से तुम बचकर नहीं जा सकते। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो तुम क्या करोगे, मुझे मारोगे? जरा बताना कैसे मारोगे। विक्रम ने अपने जबड़े कसे हुए थे। वो तुरंत जश्न की तरफ बढ़ा और अगले ही पल उसने जश्न के चेहरे पर पंच मारना चाहा, लेकिन जश्न ने अपने एक हाथ से उसका हाथ रोक लिया और फिर दूसरे हाथ से पंच बनाते हुए उसके ही चेहरे पर जड़ दिया तो विक्रम की दर्द से चीख निकल गई और उसके दो दांत टूटकर सीधा जमीन पर गिरा।
अति की हंसी छूट गई। वहीं इस वक्त वहां पर जश्न के गार्ड्स और अमन की गाड़ी आकर रुकी। अमन तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और वहां पर आया। उसने जब अति को चेयर पर बंधे हुए देखा तो उसने उसे जल्दी से रस्सियों से आजाद कर दिया, क्योंकि जश्न इस वक्त विक्रम का बुरा हाल करने में बिजी था। उसने विक्रम के चेहरे पर लगातार पंच जड़ने शुरू कर दिए थे। विक्रम के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा रहे थे और उसका पूरा मुंह लहूलुहान हो चुका था। वो भी अपनी तरफ से जश्न को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपना हाथ उठाता इससे पहले ही जश्न पंच उसके गाल पर जड़ देता तो उसका हाथ बस हवा में ही रह जाता। अब जश्न ने अपना पैर ऊपर की तरफ उठाया और एक जोरदार लात सीधा विक्रम के पेट पर मारी तो विक्रम नीचे जमीन पर जा गिरा। वो दर्द से चिल्लाने लगा। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, जश्न सिंह शेखावत का चेहरा लेने से हर कोई जश्न सिंह शेखावत नहीं बन जाता। सिर्फ मेरा चेहरा लिया था तुमने, मेरा दिमाग नहीं, जो तुम मुझसे जीतने की कोशिश करने लगे। तुम्हें तो मैं कभी भी तुम्हारे खेल में हरा सकता था। चाहता तो तुम्हारे इस खेल की धज्जियां उड़ा सकता था, लेकिन तुम्हारे इस खेल में मेरा एक फायदा हुआ। मेरी बेबी डॉल लोगों को समझना सीख गई। इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए था। अब कोई ऐरा गैरा आकर मेरी बेबी डॉल को बेवकूफ तो नहीं बना सकता। ये बोलते हुए उसने एक नजर अति की तरफ देखा, जो अब उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वो विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल जश्न जी की तरह है, तो कोई भी इंसान धोखा खा सकता है। मैंने भी वो धोखा खाया है, लेकिन अगर कोई 2 मिनट तुम्हारे साथ बिता लेना तो झट से समझ जाए कि तुम जश्न सिंह शेखावत नहीं, कोई बहरूपिया हो जो जश्न सिंह शेखावत होने का दावा कर रहा है। तुम्हारा बात करने का लहजा और तुम्हारा कमीनापन जो तुम्हारी बातों में झलकता है वो साफ बता देता है कि तुम इस दुनिया के सबसे नामी बिजनेसमैन जश्न सिंह शेखावत नहीं, एक घटिया इंसान हो जिसका ना दिमाग है और ना ही उसकी शक्ल इस लायक कि वो अपनी रियल पर्सनैलिटी से किसी के सामने जाए। एक नंबर के तुच्छे इंसान हो तुम। ये बोलते हुए उसने जोर से अपना पैर विक्रम के पेट पर मारा तो विक्रम दर्द से तड़प उठा। जश्न उसकी बेबी डॉल भी उसकी हालत खराब कर रही थी। वही जश्न अपनी बेबी डॉल की बचकानी हरकत देखकर मुस्कुराया। जश्न विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो चाहे तो तुम्हें मारने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका बहुत खास है कि मैं तुम्हारा ये मुंह तोड़ूं। मेरा चेहरा लिया है ना तुमने, तो फिर अपना चेहरा बहुत याद आ रहा होगा तुम्हें। कम से कम मरते वक्त तो तुम्हें अपना चेहरा नसीब हो। ये बोलते हुए उसने जोर से अपना पैर विक्रम के चेहरे पर रख दिया और उसे दबाने लगा तो विक्रम अपने दोनों हाथ से जश्न का पैर अपने चेहरे से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जश्न के अंदर इतना दम था कि विक्रम उसका पैर खुद के चेहरे से हटाना तो दूर की बात उसे जरा सा हिला भी ना पाए। अति चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए ये सब कुछ देख रही थी। पहले लोगों को हल्की सी खरोच लगते हुए देख भी उसे रोना आ जाता था, लेकिन आज विक्रम को इस तरह से मरते हुए देख उसे एक सुकून मिल रहा था, क्योंकि विक्रम की वजह से उसने अपने जश्न जी पर शक किया था। उसकी वजह से उसने अपने जश्न जी को गलत समझा। ऐसे में वो कैसे ही उस इंसान के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी रख सकती थी। अंडिस को जश्न ने अपना पैर विक्रम के चेहरे पर रखा हुआ था और वो विक्रम का चेहरा पूरी तरह से दबा रहा था। उसे विक्रम का चेहरा वैसे भी खराब करना था, क्योंकि अपना चेहरा उसके चेहरे पर देखकर जश्न का खून उबलता था। वही अति भी अपनी गहरी नजरों से विक्रम को दर्द से तड़पते हुए देख रही थी। वो उस इंसान के लिए कैसे थोड़ी सी भी हमदर्दी रख सकती थी, जिस इंसान ने उसे और उसके जश्न जी को अलग करने की कोशिश की हो, उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की हो। अचानक ही वो जोरों से चिल्लाई जब उसकी गर्दन पर अंशिका ने चाकू रख दिया और उसे पूरी तरह से पीछे की तरफ खींच लिया। जश्न ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अंशिका ने अति को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। वो गुस्से से अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेबी डॉल को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें मौत तो वैसे भी देने वाला हूं, लेकिन अगर तुमने मेरी बेबी डॉल को एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम पछताओगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। अंशिका हंसते हुई बोली, मुझे तो मौत तुम देना चाहते हो, लेकिन अब गेम बदल चुका है जश्न सिंह शेखावत। अब तुम्हारी ये बेबी डॉल मेरे कब्जे में है और अगर तुमने अब मुझे जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारी इस बेबी डॉल के इतने टुकड़े करूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। चुपचाप विक्रम को छोड़ दो और मुझे भी यहां से जाने दो, वरना पछताओगे तो तुम। उसकी बात सुनकर जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम यहां से निकल सकती हो? आसपास मेरे इतने आदमी खड़े हैं, मेरे एक इशारे पर वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूं? अंशिका तुरंत बोली, यही तो बात है, तुम्हारे इन आदमियों ने हमें घेर रखा है, तभी तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वरना मैं खुद ही यहां से चली जाती। अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रही हूं, या तो अपनी इस बेबी डॉल को बचा लो या फिर मुझे जान से मार दो।
अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है ही, लेकिन फिर तुम अपनी इस बेबी डॉल को पूरी जिंदगी याद करते रहना और आंसू बहाते रहना। उसकी बातें सुनते हुए जश्न की गुस्से से मुठियां कसी हुई थी। वही अति उसके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंशिका ने उसे बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। वही विक्रम जो अब तक दर्द से तड़प रहा था, जिसका आधे से ज्यादा चेहरा खराब हो चुका था, वो अब अपनी जगह से किसी तरह उठा और फिर गहरी सांसें लेते हुए अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, मेरा खुद का भाई मुझे मरते हुए छोड़कर चला गया, लेकिन तुम मेरा साथ दे रही हो अंशिका। अगर आज हम यहाँ से भागने में कामयाब हो गए ना, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। अंशिका मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा भाई तो फट्टू निकला, लेकिन ये अंशिका ठाकुर लोगों के साथ खेलना भी जानती है और उनसे जीतना भी, फिर बेशक से सामने जश्न सिंह शेखावत ही क्यों ना हो। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरी फिक्र मत कीजिए जश्न जी, आपको जो करना है कीजिए। इस विक्रम को जिंदा जमीन में दफन दीजिए और इस अंशिका को भी एक ही गोली में खत्म कर दीजिए। मेरी फिक्र मत कीजिए आप, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अंशिका उसकी बातें सुनकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी गर्दन पर थोड़ा कसते हुए बोली, लगता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। अति जिसकी गर्दन पर से अब खून बहने लगा था, वो तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जानती हूँ मेरे जश्न जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अंशिका जोरों से हंसते हुए बोली, लेकिन आज तुम्हारे ये जश्न जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अति उसकी बातें सुनते हुए जश्न की तरफ देख रही थी और जश्न ने भी अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो निगाहों ही निगाहों में अति से कुछ बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। वही अंशिका दांत पीसते हुए बोली, मेरे सामने ज्यादा प्लानिंग करने की कोशिश मत करो। जल्दी से अपने इन आदमियों से कहो कि सब के सब पीछे हो जाए। मुझे और विक्रम को यहां से जाना है। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बेबी डॉल को कुछ नहीं होना चाहिए। अंशिका हैरान हो रही थी कि इतनी आसानी से जश्न कैसे मान गया, लेकिन अगर वो सच में मान रहा है तो उसे ये मौका गंवाना नहीं था। वो जल्दी से बोली, वादा करती हूं मैं तुमसे, इतना तो तुम जानते ही होंगे कि ठाकुर अपने वादे के पक्के होते हैं। अगर तुम हम दोनों को यहाँ से आराम से जाने दे रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी इस बेबी डॉल को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आई प्रॉमिस आइंदा से मैं तुम दोनों की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी। उसकी बात सुनते हुए जश्न हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अंशिका और उसके वादे कितने पक्के हैं। एक पल के लिए चोर चोरी से रुक सकता है, लेकिन अंशिका जैसी लड़की अपने वादों पर टिक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं अपने आदमियों को बोल देता हूँ। ये बोलकर उसने अमन की तरफ देखा और फिर उसे वहां से हटने का इशारा किया, तो वो तुरंत पीछे की तरह हट गया और साथ ही साथ जश्न के सारे आदमी भी, जिससे अब विक्रम और अंशिका के लिए वहां से जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। विक्रम जश्न की तरफ देखते हुए बोला, अपनी गाड़ी की चाबी दो। जश्न सार्कास्टिकली हंसा और बोला, भिखारी कहीं का। ये बोलकर उसने अपनी पॉकेट से चाबी निकाली और विक्रम की तरफ फेंक दी, तो विक्रम ने तुरंत उसे कैच कर लिया। अगले ही पल उसने अंशिका की तरफ देखा और फिर उन लोगों ने एक झटके से अति को छोड़ दिया, जिससे अति सीधा जमीन पर जाकर गिरने को हुई। अंशिका ने उसे बहुत ज्यादा जोर से धक्का दिया था, लेकिन जश्न ने उसे गिरने से बचा लिया और अगले ही पल अपनी कमर से गन निकालकर सीधा अंशिका के पीछे उसके सिर पर मारी, तो पट से हेडशॉट लगा और अगले ही पल अंशिका किसी लाश की तरह नीचे जमीन पर गिरी। विक्रम, जो दर्द से तड़पते हुए बड़ी मुश्किल से चलते हुए गाड़ी की तरफ जा रहा था, उसके कदम एकदम से रुक गए जब उसने जश्न की तरफ देखा, जिसके हाथ में गन अभी भी थी। वो दोबारा भागने की कोशिश करने लगा, पर जश्न ने उसे नहीं मारा। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे छोड़िए जश्न जी, जाकर उस घटिया इंसान को पकड़िए। अगर वो हमारे हाथों से निकल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो फिर से हम दोनों की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। उसके पास आपका चेहरा है जश्न जी। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है कि मैं अपना खूबसूरत सा चेहरा किसी को दूंगा? अति मुंह बनाते हुए बोली, इतने भी खूबसूरत नहीं है आप, और ये एटीट्यूड बाद में दिखाएगा। पहले जाकर उस विक्रम को अच्छे से मौत दीजिए। जश्न मुस्कुराया और बोला, अगर उसे जिंदा जला दूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? अति एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे सुकून मिलेगा। लोगों को ऐसी मौत देकर खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इंसान ऐसी मौत ही डिजर्व करता है। जैसे ही उसने कहा, जश्न तुरंत बोला, जैसा मेरी बेबी डॉल कहे। ये बोलकर उसने अमन की तरफ इशारा किया, तो अमन ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया।
वहीं दूसरी तरफ विक्रम लंगड़ाते हुए किसी तरह गाड़ी तक पहुंच गया था। वो गाड़ी में बैठा और अगले ही बोल गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। विक्रम कोशिश करता रह गया लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और तभी उसे गाड़ी ऑटो लॉक होने की आवाज सुनाई दी तो वो हैरान न रह गया। मतलब जश्न ने उसे उस गाड़ी की चाबी दी ही नहीं थी और अब उसने ओरिजिनल चाबी से गाड़ी को पूरी तरह लॉक कर दिया था। वो विंडो से जश्न की तरफ देखने लगा और जोर जोर से विंडो बजाने लगा, लेकिन जश्न बस चेहरे पर डेविल स्माइल लिए उसकी तरफ देख रहा था। अचानक ही अब उस गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कना शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते उस गाड़ी पर जलता हुआ लाइटर भी फेंक दिया गया। विक्रम के होश उड़ गए। दूसरे ही पल उस गाड़ी में भयंकर आग लग चुकी थी। आग की लपटें ऊपर आसमान तक जा रही थी और उसमें बैठा हुआ विक्रम किसी फड़फड़ाते हुए पंछी की तरह तड़प रहा था। आग पहले गाड़ी के बाहर की तरफ लगी थी लेकिन धीरे धीरे वो आग अंदर की तरफ भी फैलने लगी और फिर वहां विक्रम की दर्द भारी चीखें गूंजने लगी। अति और जश्न के साथ वहां खड़े सब लोग उसे अपनी जिंदगी के लिए तड़पते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर भी उसके लिए कोई तरस नजर नहीं आ रहा था। अंशिका की लाश भी उससे कुछ ही दूरी पर पड़ी थी। जश्न अमन की तरफ देखते हुए बोला, उसे तो आग नसीब हो गई, लेकिन इसे आग भी नहीं नसीब होनी चाहिए। जो मेरी बेबी डॉल की आंखों में आंसू लाएगा उसकी मौत भी आसान नहीं होगी। उसकी बात सुनते हुए अति उसकी तरफ देख रही थी। वो इतनी पत्थर दिल नहीं थी लेकिन जश्न के साथ रहकर और दुनिया के लोगों का असली चेहरा देखकर वो भी धीरे धीरे थोड़ी पत्थर दिल होने लगी थी। पर अब वो जश्न की तरफ घूमी और उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आई एम सो सॉरी जश्न जी, जो उस दिन मैंने आप पर शक किया। लेकिन आप जानते हैं बेशक से मुझे सब सच पता था पर फिर भी उस विक्रम के पास आपका चेहरा था। उसे किसी और के साथ देखना भी मुझे एक अलग ही गंदी सी फीलिंग देता था। पर अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मेरे जश्न जी सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। उसकी बात पर जश्न मुस्कुराया और बोला, मेरी बेबी डॉल भी सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। अति तुरंत बोली, लेकिन वो घटिया इंसान, वो विक्रम का भाई विशाल, उसका क्या जश्न जी? अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फिलहाल तो मैदान से भाग गया वो, लेकिन अगर दोबारा खेलने के लिए आएगा तो बुरी तरह से हार जाएगा बेबी डॉल। ये जश्न सिंह शेखावत मैदान से भागे हुए लोगों पर कभी वार नहीं करता। ये उन्हें मैदान में बुलाता है और फिर उन्हें उनकी औकात अच्छे से दिखाता है। पर तुम्हें इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझे संभाल लो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है और इतने दिन हो गए मैंने अपनी बेबी डॉल को प्यार नहीं किया। ये बोलते हुए वो अति को जब गहरी नजरों से देखने लगा तो अति का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। अगले ही पल जश्न ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अति भी किसी बच्ची की तरह उसकी गोद में सिमटी हुई थी। जश्न ने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर उनकी गाड़ी वहां से शेखावत मैंशन के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो लोग शेखावत मैंशन पहुंचे और अंदर की तरफ आए। अभी वो दोनों अंदर आ ही रहे थे कि जश्न को एक कॉल आया। जश्न अति की तरफ देखते हुए बोला, मैं बस 2 मिनट में आता हूं, तुम अंदर जाओ। अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अंदर की तरफ आ गई। वहीं अंशुल जो हॉल में इधर उधर टहल रहा था, उसने जैसे ही अति को देखा वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अंशिका कहाँ है? अति ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगी। अंशुल एक बार फिर से बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो अति, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें पता है अंशिका कहाँ है। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत बदल गई थी लेकिन आज सुबह ही उसने मुझसे कहा था कि आज वो कुछ ऐसा करेगी जिससे इस शेखावत मैंशन की काया पलट जाएगी। उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी और सब कुछ बदल जाएगा। मुझे जानना है कि वो किस बारे में बात कर रही थी। बेशक से उसने मुझे धोखा दिया लेकिन मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और मुझे उसकी फिक्र है। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो फिक्र करना छोड़ दो क्योंकि वो आपकी फिक्र के लायक नहीं है अंशुल भाई। आपको फिक्र उसकी करनी चाहिए जो आपकी फिक्र के लायक है। प्रकृति भाभी बहुत प्यार करती है आपसे। अगर आपको किसी को अपना प्यार देना ही है तो उन्हें दीजिए। अंशुल गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बकवास मत करो। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम अंशिका के बारे में इधर उधर की बातें करोगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा। मैं जानता हूँ वो थोड़ी लालची टाइप की है लेकिन इस शेखावत मैंशन में ऐसा कौन है जिसके मन में लालच नहीं। तुम भी तो लालच से भरी हुई हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम ये जो सारा दिन जश्न जी करती हो वो क्यों करती हो? क्योंकि तुम्हें जश्न की प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है।
अभी वो बोल ही रहा था कि वहां पर जश्न की जोरदार आवाज गूंजी, खबरदार अगर मेरी बेबी डॉल से इस लहजे में बात की तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। ये बोलते हुए जश्न अंदर की तरफ आया और उसे देखकर आज अंशुल भी चुप नहीं रहा। वो तुरंत बोला, ओह रियली? मैंने आपकी बीवी को कुछ कह दिया तो आप मेरा मुंह तोड़ देंगे? लेकिन आप जो मेरी बीवी के साथ कर रहे हैं वो कुछ नहीं। कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं, कुछ ज्यादा ही उसके करीब होने की कोशिश कर रहे थे आप। कहीं एक बार फिर से आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? देखिए, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि ना मैं अंशिका को छोड़ूंगा और ना ही अपनी प्रॉपर्टी को, जिस पर मेरा हिस्सा बनता है। आप मुझसे मेरा हिस्सा यूं ही छीन नहीं सकते। जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार कहूं? तुम्हें जिस कोर्ट कचहरी में जाना है तुम बेशक से जाओ। अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैं भी देखता हूं जश्न सिंह शेखावत के सामने किसकी चलती है। और रही बात अंशिका की, तो वो मर चुकी है और अब इस बारे में भी अगर तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, क्योंकि उसे किसी और ने नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से मारा है। ये बोलते हुए जश्न की आवाज बहुत इंटेंस हो गई थी और अंशुल बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। अगले ही पल जश्न ने अति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।